किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिन्हें संतान का सुख मिला है वो भाग्यशाली हैं और जिन्हें संतान से सुख मिला है वो सौभाग्यशाली हैं। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे भी कपल्स हैं जिन्हें संतानता का सुख नहीं मिल पाता और ये इंटरव्यू, ये बातचीत जो होने जा रही है खास तौर पर आप ही के लिए। मैं हूं आरजे कार्तिक, माया फिल्म से स्वागत करता हूं डॉक्टर नैना पटेल का। गपशप विद कार्तिक में बहुत बहुत स्वागत है आपका, जो कि मेडिकल डायरेक्टर हैं जीवी आईवीएफ की और 30 वर्षों से ज़्यादा का अनुभव है, 5 बार की गोल्ड मेडलिस्ट हैं, 18,000 ज़्यादा फैमिलीज जो हैं उनके घरों में किलकारियाँ गूंजी हैं, मुस्कान जो है उनके चेहरों पर आई है। ऑल थैंक्स टू डॉक्टर नैना पटेल। सो मेनी थैंक्स एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस। जीवी आईवीएफ अब जयपुर में, वैशाली नगर में भी आ गया। यस कार्तिक, दैट्स वेरी ट्रू। और आपने बहुत ही अच्छा कह दिया फर्स्ट कि जिसको संतान का सुख मिलता है वो भाग्यशाली है, और जिन्हें संतान से मिल जाता है बाद में सुख, जिनकी संतानें बहुत अच्छी हैं वो तो सौभाग्यशाली है। एब्सोल्युटली। लेकिन कुछ परिवार ऐसे रह जाते हैं मैम जहाँ ये संतानता का सुख नहीं मिल पाता है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आईवीएफ की बात करते हैं, आप एक्सपर्ट हैं, आईवीएफ की ज़रूरत किन कपल्स को पड़ती है और क्या इससे रिलेटेड मिथ्स हैं, क्या फैक्ट्स हैं जो आप सबसे पहले साझा करना चाहती हैं व्यूअर्स के साथ? आईवीएफ अभी तो 40 साल ऊपर से हो रहा है और कितने दंपति है जिसको नेचुरली बच्चा होने ही वाला नहीं है, जिसके हस्बैंड के शुक्राणु बहुत कम है, 15 मिलियन से भी कम है, वाइफ के अंडे बंद है, उसकी ट्यूबरक्लोसिस या कोई भी ऑपरेशन की वजह से ब्लॉक हो चुकी है, या तो उसको बड़े एंडोमेट्रियोसिस है। तो ऐसी कपल्स को आईवीएफ से ही बच्चा होगा, नेचुरली बच्चा नहीं होगा। और कई ऐसे कपल्स हैं जो नेचुरली सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, दवाइयाँ ले चुके हैं, आईयूआई, लेप्रोस्कोपी, उसके बावजूद भी बच्चा नहीं होता। शादी के 5 साल तक लगातार ट्रीटमेंट किया फिर भी बच्चा नहीं होता। तो इन कपल्स को देरी नहीं करनी चाहिए, भले ही उम्र 30 से कम हो, 32 से कम हो, पर आईवीएफ के लिए चले जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आईवीएफ लास्ट ऑप्शन है, आईवीएफ कितने कपल को फर्स्ट ऑप्शन भी बन सकता है। राइट। आपसे एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा हूँ कि इनफर्टिलिटी आज के ज़माने में बढ़ती क्यों चली जा रही है? इनफर्टिलिटी के बहुत रीजंस है। सबसे पहले तो पहले के ज़माने में छोटी उम्र में शादी, छोटी उम्र में बच्चे। आज के ज़माने में देर से शादी और बच्चे तो और भी देर से। सबको सेटल होना है, करियर बनाना है, कर लेना है, गाड़ी लेना है, बाद में बच्चे का ख्याल आता है। तब तक तो उनका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, जो बच्चे होने की क्षमता है, वो कम हो जाती है। और फिर एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स बढ़ गए हैं, लाइफस्टाइल कितनी स्ट्रेसफुल हो चुकी है, नाइट ड्यूटी, डे ड्यूटी, हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, लगातार एक साथ एक कमरे में रहते हैं, पर ये डिजिटल मीडिया ने साथ फिजिकली है पर उनका रिलेशन कुछ नहीं है, एक मोबाइल पे है तो एक लैपटॉप पे है। ये भी एक ज़िंदगी की रियलिटी हो चुकी है। फिर ओबेसिटी, जो ओबेस लोग हो जाते हैं उन लोगों के लिए भी बच्चा रुकना डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो इन सब चीज़ों की वजह से आज इनफर्टिलिटी का दर बढ़ गया है। पहले 1 in 10 कपल्स था, फिर 1 in 6 कपल, और अभी तो बोलते हैं 5 कपल्स में से एक को इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो आपके हिसाब से कपल्स इनफर्टिलिटी का चेकअप कब करवाना चाहिए? व्हाट इज द राइट टाइम? देखो, नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि शादी का 1 साल हुआ, आप साथ रहे, रेगुलर आप साथ रहे, आपने कोई दवाई ऐसे बच्चा ना होने की नहीं ली, कॉन्ट्रासेप्शन, फिर भी बच्चा नहीं हुआ, तो डेफिनेटली जाके डॉक्टर को मिलो। पर अगर आपकी उम्र लेट शादी हुई, 35 के बाद या 36 के बाद, लड़की की स्पेशली एज, तो 6 महीने के अंदर ही डॉक्टर के पास चले जाओ। या तो आपको कुछ रिलेशन रखने में दिक्कत हो रही है, या तो पीरियड्स में बहुत पेन हो रहा है, या तो पता है कि फैमिली में, स्पेशली हस्बैंड के फैमिली में बच्चे नहीं हो रहे हो, या तो छोटी उम्र में आपको ओवरी का या अपेंडिक्स का कुछ ऑपरेशन हुआ हो, तो इन सब कपल्स को तो जल्द से जल्द शादी के तुरंत बाद एक बार तो अपना फर्टिलिटी पोटेंशियल, कि मेरे में बच्चे होने की पोटेंशियल कितनी है, क्या मेरे में कुछ प्रॉब्लम है, अगर नहीं है तो आप रुक जाओ 1 साल 2 साल, पर अगर है तो शादी का 6 महीना भी हुआ तुरंत इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट चालू कर दो। राइट। विमेन के एग्स की बात करते हैं, कौन से स्टेज पर कम हो जाते हैं और उसके लिए क्या फर्टिलिटी अवेयरनेस और प्रिजर्वेशन है, अगर आप थोड़ा बताएं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे मेल्स, पुरुष होते हैं, उनके जो शुक्राणु होते हैं, स्पर्म्स, वो तो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हर 2 महीने नए बनते ही जाते हैं, 50 साल का हो या 60 साल का। पर फीमेल्स को भगवान ने जो ओवरीज, अंडपिंड बोलते हैं, उसमें बाई बर्थ अंडे रखे हैं, वो नए नहीं बनते, वो मिलियंस होते हैं, पर जब वो
रिप्रोडक्टिव एज यानी कि शादी करने की उम्र की हो जाती है तो बहुत कम बचते हैं और पूरे लाइफ में 400 या 500 एग्स ही मैच्योर होते हैं। तो अगर हम इंडिया में देखें तो 32 इयर्स के बाद ये जो ओवेरियन रिजर्व जो अंडे रहते हैं वो कम होने लगते हैं और 35 के बाद तो कम तो बहुत हो जाते हैं पर एबनॉर्मल भी हो जाता है। जैसे हम 25 की उम्र में हो, हमारी स्किन हेयर कैसे दिखते हैं और हम 35 हो तो उस पर कितना असर पड़ा है हमारे लाइफस्टाइल का, बीमारियों का, एनवायरनमेंट का। तो वही असर जो सेल ओवरी में पड़ा है यानी कि एग उस पर पड़ता है और ये बोलते हैं कि पूरे शरीर में उम्र की जो इफ़ेक्ट है, एजिंग इफ़ेक्ट, वो सबसे पहले ओवरी पे पड़ती है यानी कि एग्स पे पड़ती है। तो 32 के बाद कम और 35 के बाद कम और ख़राब और 40 के बाद तो बहुत ख़राब और कम हो जाते हैं। राइट। आईवीएफ के थोड़ा सा बात करते हैं ट्रीटमेंट्स की। कौन कौन से एडवांस ट्रीटमेंट्स आजकल चल रहे हैं? आईवीएफ में देखो, इक्सी बहुत सालों से आ गया है, इमसी स्पर्म्स बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं तो हस्बैंड जो पुरुष होता है उसके टेस्टिस में से डायरेक्ट निकाल के टीसा पीसा और उससे भी स्पर्म्स नहीं मिलते हैं तो एक ऑपरेशन करते हैं जिसको हम माइक्रो टीसी बोलते हैं। पूरा टेस्टिस ही बाहर निकाल के उसमें माइक्रोस्कोप बहुत मैग्नीफाई करके जो ट्यूब्यूल में स्पर्म्स दिखते हैं वहीं से ट्यूब्यूल्स निकालते हैं। फिर हम एम्ब्रियो है जो भ्रूण, उस पर भी चेकअप कर सकते हैं जैसे नॉर्मल है क्रोमोसोमली या एबनॉर्मल। ख़ास तौर पे जो एडवांस्ड एज की लड़की है या तो जिसको बार बार फेल जाता है, मिसकैरेज होता है, हस्बैंड के स्पर्म्स बहुत कम हो या फैमिली में कोई डिजीज़ हो जैसे थैलेसीमिया चल रहा है, सिकल सेल चल रहा है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो, तो उसको बायोप्सी करके उसको PGTA और PGTM बोलते हैं और फिर सब फ्रीज कर देते हैं भ्रूण और फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी करते हैं। फिर एम्ब्रियो इमेजिंग है, फिर एम्ब्रियो एनालिसिस बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आईवीएफ का डोज सिलेक्शन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और जिसके एग और स्पर्म कम हो गए हैं उनके लिए रीजनरेटिव मेडिसिन यानी कि PRP ट्रीटमेंट करके जो ओवरीज में है, टेस्टिस में है, एग और स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं आपकी, तो आपने ये सेक्टर इसी क्षेत्र में आप आगे बढ़ी, इसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे? अरे जब मैं छोटी थी तब तो IAS ऑफिसर बनना चाहती थी बट इट वाज माय मदर जो बोली कि मेरा एक बच्चा तो डॉक्टर होना चाहिए। आई वाज द यंगेस्ट, कोई नहीं बना तो आई वाज फोर्स्ड। बाद में भी आई वेंट विद अ कंडीशन कि मैं जाके MBBS के बाद IAS करूँगी बट मेरी शादी हो गई बिकॉज आई फेल इन लव विद अ डॉक्टर और IAS पॉसिबल नहीं था तो मैं आगे बढ़ी गायनेक में। और गायनेक में भी मुझे पहले से डिलीवरीज में इंटरेस्ट नहीं था, इनफर्टिलिटी में इंटरेस्ट था क्योंकि एक क्यूरियोसिटी है कि सबको बच्चा हो जाता है। देखो पर कम ऐसे लोग हैं जिसको बच्चे नहीं होते तो क्यों नहीं होते और क्या हम करके उनको बच्चे दे सके और दैट इज़ द रीज़न मैं इनफर्टिलिटी में गई। और जब मैंने IVF आनंद जैसे छोटे गांव में शुरू किया तो लोग हंसते थे कि मेट्रो में भी सक्सेस नहीं जाता, आनंद में क्या होगा। वेरी चैलेंजिंग, बहुत बम्बई से दवाई मंगाओ, अहमदाबाद से एम्ब्रियोलॉजिस्ट बुलाओ, रात भर जागो कि डबल डिस्टिल वाटर आनंद में मिल सके और सुबह 5 से लेके 8 IVF करो और 9 बजे से रूटीन ऑब्स्टेटिक करो और फिर रिजल्ट मिला। तो आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि नहीं, छोटे गांव में इफ़ यू हैव द विजन, यू हैव द पैशन तो हो सकता है। और फिर जब मैंने IVF चालू किया और रिजल्ट्स आने लगे तो सरोगेसी, और सरोगेसी के बारे में तो आप जानते ही हो। बिल्कुल, थोड़ा अगर आप डिटेल में बताएं कौन से क्लिनिक्स इसके लिए सही हैं सरोगेसी के? आपने सरोगेसी में अभी तो इंडिया में एक कानून बन गया है जो कि एक बहुत वेलकम स्टेप है क्योंकि इसका ओवर यूज़ या मिस यूज़ ना हो। पर यस, थोड़े डिफ़िकल्ट है कि कपल्स के लिए ये प्रूव करना है कि उनको सरोगेसी की ज़रूरत है, खुद की सरोगेट लाना है, सरोगेट को कॉम्पनसेट यानी कि पैसे नहीं देना पर उसकी देखभाल कर सकते हैं। तो ये सब चैलेंजेस आ गई है। पर जिसको बचपन से बाय बर्थ बच्चेदानी नहीं है, 4000 में से एक लड़की ऐसी वर्ल्ड में बॉर्न होती है जिसको बाय बर्थ भगवान ने सब दिया पर बच्चेदानी भूल गए। तो दैट इज़ वन थिंग जिसकी रिमूव कर गई है TB की वजह, फाइब्रोइड की वजह से, एंडोमेट्रियोसिस से ख़राब हो चुकी है, या तो किसी को किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और बच्चा खुद का नहीं कैरी कर सकती। तो ऐसी लेडीज़ के लिए सरोगेसी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। और मैंने जब वो शुरू किया तब इट वॉज़ अ वेरी चैलेंजिंग जॉब बट सक्सेसफुली
वी हैव कंप्लीटेड मोर देन 1700 बेबीज थ्रू सरोगेसी एंड इतने सारे कपल्स जिसको कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी उसको एक लास्ट रे ऑफ होप सरोगेसी से बच्चा हो सकता है। बिल्कुल। आखिर में मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि कौन सी 5 टिप जो है आप देना चाहेंगी अगर कोई IVF को ऑप्ट करने जा रहा है? मैं बोलूँगी कि IVF जो कपल्स इनफर्टिलिटी है IVF करवाना चाहता है, फर्स्ट थिंग इज पॉजिटिविटी। डिफिकल्ट है पर पॉजिटिव रहो। यू हैव टू होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, क्योंकि IVF का हमेशा 100% सक्सेस नहीं रहता। दूसरा, लाइफस्टाइल अच्छी कर लो। और अगर आप इतनी ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हो, नहीं ये पेनफुल है, इसमें दर्द नहीं होगा, बहुत महंगी है, रिजल्ट नहीं आता, ये सब मिथ्स है। जाके अपनी क्लिनिक में डॉक्टर को जाके मिलो और ये सब क्लियर करो डाउट्स कि ऐसा नहीं है IVF में। अच्छी सी क्लिनिक सिलेक्ट करो जहाँ आप एक पेशेंट या नंबर नहीं हो पर एक पर्सनल टच, क्योंकि ये ट्रीटमेंट में पर्सनल ह्यूमन टच वेरी इम्पॉर्टेंट। पॉजिटिव आता है तो ठीक है, पर नेगेटिव आया तो उसका तो हैंड होल्डिंग ज़्यादा करना है। तो क्लिनिक अच्छे से सिलेक्ट करो, अच्छे से अपने 4th टिप डॉक्टर से सब समझो कि क्या IVF, कैसे इंजेक्शन, कितने एग्स, कितने एम्ब्रियोज, ब्लास्टोसिस्ट क्या है, क्या करने से मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्या करने से मुझे कम होगा, ये सब रखो। और 5th, आप भगवान को बहुत प्यारे हो, इसलिए आपको भगवान ने स्पेशल बनाया है और आपका जो बच्चा आएगा वो तो उससे भी ज़्यादा स्पेशल होगा। तो डोंट लीव दैट होप, कंटिन्यू योर ट्रीटमेंट, नेवर ब्रिंग नेगेटिव थॉट्स एंड लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, क्योंकि आपके घर ये किलकारी आने वाली है, वो गारंटी है आज की ट्रीटमेंट से। क्या बात है, किलकारी जरूर गूंजेगी। थैंक यू सो मच मैम। जाते जाते बस ये जानना चाह रहा हूँ कि ओपरा विनफ्रे का जो शो है उसका भी आपको एक्सपीरियंस रहा, उसका भी आप हिस्सा बनी थी? यस, 2007 अक्टूबर 9 हमारा शो आकांक्षा हॉस्पिटल का, वहाँ से मुझे ईमेल आया कि हमको आपकी सरोगेसी की स्टोरी करनी है। दे केम एज इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट एंड लीजा लिंग जो आई थी वो बहुत खुश हुई कि यहाँ तो एक कपल को बच्चा मिल रहा है और एक फैमिली की लाइफ बन जाती है कि जो कॉम्पनसेशन बनते हैं उसमें से वो लोग बिजनेस या तो अपने बच्चे पढ़ाते हैं, सब करते हैं। और ओपरा विनफ्रे ने उसका टाइटल दिया था वन वुमन हेल्पिंग अनदर वुमन। आई लव इट। क्या बात है, क्या बात है। और कोई आप बात अपने बारे में बताना चाहेंगे जाते जाते? ज़्यादा बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं क्यों राजस्थान में हूँ, इसलिए कि क्यों इतनी एडवांस ट्रीटमेंट आ रही है। तो जब बोलते हैं ना कि हमको लोगों के पास जाके नाउ इज़ द टाइम कि वो सब ट्रीटमेंट अपना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र सब करे, जैसे कि ज़्यादा के ज़्यादा गांव के कपल्स को इसका बेनिफिट मिले, क्योंकि छोटे गांव से शहर में जाना डिफ़िकल्ट होता है, सब जगह सब लोग हमारे यहाँ नहीं आ सकते, तो हम उनके पास पहुँचे। एंड दैट इज़ द मोटो ऑफ ज़ीविया कि जयपुर में, जयपुर के आसपास के गांव में और दूर दूर तक राजस्थान में एवरी नूक एंड कॉर्नर हम ये इनफर्टिलिटी IVF का ट्रीटमेंट अच्छे से करें और सब अच्छी फैमिलीज जिसमें बच्चे हो जाए, खुशी मिले, ऐसा करें। बिल्कुल। तो ज़ीवी IVF जयपुर में अब सी स्कीम के साथ साथ वैशाली नगर में भी आ चुका है। मेनी कांग्रेचुलेशंस आपको और ज़ीवी IVF की पूरी टीम। थैंक यू कार्तिक, थैंक यू सो मच। तो ऐसी बहुत सारी अच्छी बातें, गुड न्यूज़ आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो माय FM सुन रहे हैं, चलो अच्छा सुन।